छोटा सा कस्बा सकारी। कहने को तो यह कस्बा था, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसकी सीमा कई तरफ से घने जंगल क्षेत्र से घिरी हुई थी। हालांकि शहरीकरण बढ़ने के बाद से लोगों ने कई जगह जंगल से काट कर रास्ते निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी यहां प्रचुर मात्रा में जंगल मौजूद थे। ऐसे ही एक रास्ते पर काली चमचमाती मारुति डिजायर में बैठा एक परिवार आगे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ अच्छी खासी मात्रा में पेड़ होने की वजह से सूरज की रोशनी भी ठीक ढंग से उनकी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रही थी। गाड़ी चला रहे थे 48 वर्षीय अमर सिंह। सलीके से कटी हुई मूछें और रौबीला व्यक्तित्व उनके किसी बड़े पद पर होने का इशारा कर रहा था। बगल में बैठी थीं उनकी पत्नी सावित्री, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चेक करने के लिए शीशा देख लेती कि कहीं उनका मेकअप ना उतर गया हो। गाड़ी में पीछे की तरफ बैठे थे 19 साल का विशाल और 18 साल की कनिका। कनिका होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए किसी के व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, जबकि विशाल कान में ईयरफोन लगाए फोन पर गेम खेलने में मशगूल था। सावित्री ने गाड़ी चलाते अमर से पूछा, अब और कितना दूर है? बस आ ही गया, अमर ने कहा। चिंता मत करो, पिछले 3 घंटे का सफर हमने यूं ही बेकार नहीं किया। जब तुम उस जगह को देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। फिर अमर ने गाड़ी के ऊपर की तरफ लगे रियर व्यू में पीछे बेफिक्री से बैठे अपने दोनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को कोई फर्क भी पड़ता है कि हम कहां जा रहे हैं। यह सुनकर सावित्री पीछे मुड़ी और अपने फोन में मशगूल विशाल और कनिका से बोली, तुरंत फोन साइड में रखो, बहुत देर चला लिया फोन। विशाल और कनिका ने तुरंत उनकी बात मानकर फोन को गाड़ी की सीट पर रख दिया। विशाल ने अमर से उत्साहित होकर पूछा, वो महल आ गया क्या पापा? अभी बस आने ही वाला है, अमर ने जवाब दिया। अगला सवाल कनिका का था, तो क्या यह सच है कि आप एक राजा हो? यह सवाल सुनकर अमर ने पहले भौहें चढ़ाई और फिर बोला, मैं राजा नहीं, एक राजघराने का वंशज हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे विक्की चाचा हैं। विशाल हंसकर बोला, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर हम हैं तो एक रॉयल फैमिली से ही। अमर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सावित्री भी समझ रही थी कि बच्चों के सवालों से अमर थोड़ा असहज हो गया है, तो उसने टॉपिक बदलने के लिए पूछा, विक्की से तो बात कर लीजिए, वो तो हम लोगों से पहले ही वहां पर पहुंचा हुआ है। आखिर पता तो चले कि रहने खाने का क्या इंतजाम है। अमर हल्के से मुस्कुराकर बोले, तुम्हें तो पता ही है कि विक्की इन सब मामलों में बहुत तेज है। उसने हफ्ते भर पहले ही महल पहुंचकर न सिर्फ वहां की साफ सफाई करवा दी, बल्कि उस जगह को एकदम रहने लायक बना दिया है। वैसे भी हम बस पहुंच ही गए हैं। इतना कहकर अमर ने एक शार्प कट से गाड़ी को मोड़ दिया। जंगल से भरा रास्ता अब खत्म हो चुका था और वे लोग वापस आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अब वे सकारी के प्रसिद्ध पटेल बाजार से गुजर रहे थे। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से उन्हें अपनी गाड़ी की गति थोड़ी धीमी करनी पड़ गई थी। उसने सावित्री से कहा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जिद करने पर यहां ले तो आया हूं, लेकिन यह बात दिमाग में बैठा लो कि ज्यादा दिन नहीं रुकना होगा। डील जैसे ही फाइनल होगी तुरंत वापस शहर चले जाएंगे। सावित्री ने हल्के से सिर हिला दिया। सावित्री और बच्चे तो काफी खुश थे, लेकिन अमर के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि हल्की सी गंभीरता थी। चाय की टपरी पर 28 साल का बलविंदर अपना छोटा सा काला बैग हाथ में लिए बैठा था। हल्का सांवला और थोड़ा स्लिम दिखने वाला बलविंदर माथे पर लाल टीका लगाए बैठा हुआ था। स्लेटी रंग की सादी सी हाफ शर्ट में वो अपनी उम्र से भी बड़ा लग रहा था, लेकिन उसे फिलहाल उस बात की परवाह नहीं थी। वो चाय पीते हुए बार बार कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ नजर मार लेता था।
बड़े से बर्तन में चाय उबालते मोंटी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, का बिल्लू भैया, इतना टेंशन में क्यों है? मोंटी के साथ काम करने वाले उसके छोटे भाई धीरू ने कहा। अरे महल बिकवाने जा रहे हैं, टेंशन तो रहेगा ही ना। ये सुनकर मोंटी हंसकर बोला, खा बिल्लू भैया, आज तो बड़ा हाथ मारने जा रहे हैं। बलविंदर उर्फ बिल्लू गुस्से में आकर बोला, अबे चाय दो कस्टमर लोगों को चुपचाप, ज्यादा बकर बकर करोगे तो दुकान नहीं चलेगी तुम्हारी। यह महल बेचना क्या बच्चों का खेल है? इतनी सारी पार्टियों में से एक के बाद एक कांटेक्ट करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक अमेरिका में रहने वाली पार्टी मानी, लेकिन उन तक भी महल से जुड़ी अफवाह पता नहीं कैसे पहुंच गई। ये सुनकर मोंटी अपनी बड़ी सी तोंद पर हाथ फिराते बोला, इसमें इतना सोचने वाली बात कौन सी है? वो लोग गूगल सर्च मार लिए होंगे, टॉप हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया करके। बलविंदर थोड़ा खींच कर बोला, एक तो जब से इंटरनेट का दौर आया है, हम ब्रोकर का जीना हराम हो गया है। मकान खरीदने बेचने से पहले उसके बारे में सब जानकारी पता करने की कोशिश करते हैं लोग। अरे यही सब करना है तो हमें फिर क्यों हायर करते हो? खुद ही दोनों पार्टी आपस में बात करके डील फाइनल कर लो। मोंटी को बलविंदर की खींच पर हल्की सी हंसी आ गई, जिससे उसकी तोंद भी हल्की सी ऊपर नीचे हुई। उसने चाय को कढ़ाई से चलाते हुए कहा, आप चिंता मत करो बिल्लू भैया, आज तो माता जी ने भी टीका लगाकर भेजा है, आज आपके सारे काम बन जाएंगे। बलविंदर वहां से उठकर चाय के डिस्पोजेबल ग्लास को कूड़ेदान में फेंकता हुआ बोला, एक तो जब तुम कोई बात करते हो तो हमें समझ में नहीं आता कि सच में परवाह करते हो इसलिए कह रहे हो कि खाली मजे ले रहे हो। मोंटी फिर से खिलखिलाते हुए बोला, कहा भैया जी आप भी, हम बड़े भाई से मजे थोड़ी ही लेंगे। तभी मोंटी और बलविंदर दोनों ने रास्ते से एक काली गाड़ी को गुजरते देखा। ये देखकर बलविंदर बोला, अमर सिंह जी भी आ गए, इनके इतनी जल्दी यहां पहुंचने की उम्मीद ही नहीं थी। अबे तुम अपना 10 रुपया लो, हम भी भागते हैं महल की तरफ। मोंटी मना करता हुआ बोला, अरे पैसे रखिए, जब डील फाइनल हो जाएगी तो पार्टी लेंगे एकदम जोरदार तरीके से। इसके बाद बलविंदर ने उससे ज्यादा बहस नहीं की। उसने चुपचाप काले बैग को कसकर पकड़ा और तेज कदमों से महल की तरफ चल दिया, जो कि वहां से 10 कदम की दूरी पर था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग। उस ढलान से नीचे उतरकर अब एक बड़े लोहे के गेट के सामने खड़ी हुई थी। गाड़ी की आवाज सुनकर 2 लोग भागे भागे आए और गेट को पूरी तरह खोल दिया। अब गाड़ी महल के परिसर में प्रवेश कर चुकी थी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते अमर के चेहरे पर ज्यादा हैरानी के भाव नहीं थे, लेकिन सावित्री और दोनों बच्चे आंखें फाड़ इधर उधर देख रहे थे। वो महल तमाम ऐतिहासिक स्थलों की तरह बेहद भव्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी 25,000 वर्ग फीट की जमीन पर बना वह प्राचीन कलाकृति का अद्भुत नमूना था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने 3-4 एक मंजिला मकान देखकर सावित्री ने जिज्ञासावश पूछा, सुनिए, ये सब मकान किसके लिए बने हुए हैं? अमर ने जवाब दिया, यहां पुराने समय में दास दासियां रहते थे, इन्हें पुराने जमाने का सर्वेंट क्वार्टर समझ लो। गाड़ी आगे बढ़ी तो थोड़ी हरी भरी जमीन नजर आई। यह देख कनिका बोली, वाह पापा, यहां तो महल के अंदर ही इतनी हरियाली है। अमर अपनी बेटी की नादानी पर पहले हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर कहा, ये उद्यान हुआ करते थे, यानी कि राजा महाराजा लोगों के समय के बाग। अब तो खैर यहां ठीक ठाक फूल पत्ते ही हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी जब जिंदा थे तब इस जगह की सुंदरता अलग ही थी। गाड़ी अब सीधा महल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। परिसर की सबसे चौड़ी लंबी इमारत वही थी। कहने को तो महल में 4 ही मंजिलें थीं, लेकिन उसकी चौड़ाई देखने पर कोई भी बता सकता था कि एक मंजिल पर कम से कम 4 से 5 कमरे तो होंगे ही। विशाल महल को देखकर बोला, पापा, अभी तक मुझे लगता था कि हमारा घर काफी बड़ा है, लेकिन इस जगह तो 4-5 परिवार आराम से रह सकते हैं। अमर मुस्कुराकर बोले, इसे इसी वजह से महल कहा जाता है, घर नहीं।
कनिका ने दाईं तरफ एक पुरानी सी दिखने वाली स्विफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो पापा, विक्की चाचा की गाड़ी। उसके इतना कहने की ही देर थी कि उन्होंने देखा कि महल के मुख्य द्वार से निकलकर मुस्कुराता हुआ विक्रम उर्फ विक्की उन्हीं की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। 40 वर्ष के विक्की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट विद्यमान थी। खान पान और व्यायाम की वजह से वो इतना उम्र दराज नहीं लगता था। उसने काफी कैजुअल सी एक पीली शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। अमर के चेहरे पर जिस तरह हमेशा ही एक गंभीरता व्याप्त रहती थी, उसके ठीक उलट विक्रम चेहरे से ही काफी खुश मिजाज प्रतीत होता था। वो गाड़ी के पास पहुंचकर बोला, नमस्ते भाभी, भाई साहब, और कैसे हो बच्चों? विशाल मुस्कुराकर बोला, क्या चाचा, पहले से भी जवान लग रहे हैं। हाँ, तू भी एक्सरसाइज किया करना मेरी तरह, तू भी जवान हो जाएगा। अच्छा, अब सब लोग बाहर तो आओ, या फिर गाड़ी में ही बैठे रहने का इरादा है? उसके इतना कहते ही सब लोग गाड़ी से बाहर निकल आए। आसपास देखने पर ही उस परिसर की भव्यता मालूम होती थी। विशाल ने कनिका से कहा, कमाल है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐतिहासिक स्थल देखने को आए हों। कनिका मुंह बनाकर बोली, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि यह ऐतिहासिक जगह ही है। डोंट बी सो ऑब्वियस। विशाल बोला, वाह, फिर से अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर दी मैडम ने। अमर के साथ बैग निकलवाते वक्त विक्रम ने कहा, इसीलिए तो वो अमीरों की बच्ची लगती है, तू तो किसी मिडिल क्लास फैमिली का लगता है। विशाल ने हंसकर कहा, आपने अभी से ही मेरी टांग खींचना शुरू कर दी। हिंदी मेरी मातृभाषा है, मुझे तो कोई शर्म नहीं हिंदी में बात करने में। अरे वाह रे हिंदी के उपासक, चल चल सामान निकलवा, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। विक्रम की बातें सुनकर विशाल भी सामान निकलवाकर महल में रखवाने के लिए चल पड़ा। अमर ने एक भारी बैग जमीन पर रखते हुए आसपास देखते हुए कहा, ये गार्ड्स कब से रखवा दिए? मैं जब आया तो मुझे लगा कि खुद से ही गेट खोलना पड़ेगा। ये गार्ड्स कब रखवा दिए? मैं जब आया तो मुझे लगा कि खुद से ही गेट खोलना पड़ेगा। इस पर विक्रम थोड़ा सा खिलखिलाकर बोला, अरे वो गार्ड्स नहीं है भैया, थोड़े दिन पहले साफ सफाई के काम करने के लिए जो लेबर आई थी ना, वही लोग हैं। अब आप तो जानते ही हो कि ये लोग दादाजी और पिताजी को कितना मानते थे, इसलिए बिना कहे ही लोकल लोग इतनी मदद कर देते हैं। ऐसे ही एक रसोइया और बाकी लोगों का भी इंतजाम हो गया है। अपने बंसी काका ने इन सबको रोक लिया था। अमर सिर हिलाते हुए बोला, चलो अच्छा है। बिल्लू की कोई खबर? कब तक आएगा? विक्रम बोला, बिल्लू तो अभी 5 मिनट में ही आ जाएगा, लेकिन एक और समस्या हो गई है भाई साहब, वीणा दीदी का भी लड़का आ रहा है। अमर ने अचानक से सामान निकलवाना रोक दिया और गहरी सांस लेकर बोला, यह तो होना ही था। वीणा दीदी पूरे परिवार के माथे पर कलंक लगाकर एक साधारण परिवार में किसी और बिरादरी के लड़के के साथ शादी करके भाग गईं। लेकिन हमारे पूजनीय पिताश्री की लाडली हमेशा से ही रही थी, वे जिसके चलते जायदाद में 1/3 हिस्सा उसका भी है। विक्रम बोला, वैसे भैया, दीदी को जब मैंने बताया कि महल के लिए सही दाम मिल रहे हैं तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अब पिताजी की वसीयत के हिसाब से अगर संपत्ति बेची जा रही है तो उसमें भी रकम का 1/3 हिस्सा उनका होगा। अमर ने एक पल रुककर कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी, पिताजी दूरदर्शी तो थे, उन्हें पहले से ही पता था कि इस महल को कभी भी बेचने की नौबत आ सकती है। खैर, तो फिर तुमने बात की थी क्या वीणा दीदी से? वे कब आ रही हैं? दीदी तो शायद ना आए भैया, क्योंकि वो हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहती। पिछली बार भी हमने उन्हें तब देखा था जब पिताजी की आखिरी सांसें चल रही थीं। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं? अमर की आवाज में थोड़ा भारीपन आ गया था। पिताजी मृत्युशैया पर थे, लेकिन उस दिन भी दीदी को मैंने काफी खरी खोटी सुना दी, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। विक्रम के चेहरे पर परमानेंट मुस्कुराहट भी यह सुनकर कुछ पलों के लिए गायब हो गई। उसने विषय बदलते हुए कहा, दीदी ना आए ना सही, लेकिन डील फाइनल होते वक्त उनका बेटा यहां पर जरूर रहेगा। अमर कुछ याद करने की मुख मुद्रा बनाते हुए बोले, बेटा यानी कि अक्षत? जी भैया, पिछली बार पिताजी के अंतिम संस्कार के दिन देखा था तो 14 साल का था, अब तो लगभग 24 का हो गया होगा। ठीक है,
उसे ही आने दो। डील को पूरी तरह फाइनल होने में भी वैसे वक्त लगेगा। अभी तो सामान अंदर करके बिल्लू का इंतजार करते हैं। उसने भरोसा दिया था कि महल से जुड़ी अफवाहों के बाद भी अमेरिका वाली पार्टी महल खरीदना चाहती है। बाकी की जानकारी उसी से ले लेंगे। विक्रम ने नौकरों के साथ सारा सामान महल के अंदर भिजवा दिया था। अब वो अमर, सावित्री, विशाल और कनिका मुख्य द्वार की चौखट से महल के अंदर आए। प्रवेश करते ही इतना बड़ा हॉल देखकर विशाल और कनिका एकदम हतप्रभ रह गए थे। पुराने सोफे और मेज बदलवा दिए थे। हर कोने में 7-7 फीट की पुरानी मूर्तियां थी, जिन पर लगी धूल की परत को पूरी तरह जड़वा दिया गया था। हालांकि समय की मार के कारण वे मूर्तियां उतनी आकर्षक नहीं रह गई थीं, लेकिन उनकी कढ़ाई किसी और को भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर सकती थी। दीवार पर बड़े ही सुनियोजित तरीके से सभी पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थीं। दीवारों से जुड़ी बड़ी बड़ी खिड़कियों पर पर्दे लगवा दिए गए थे। हॉल में ही कोने की तरफ एक रसोई थी, जिसमें बर्तन वगैरह का इंतजाम विक्रम ने ही करवाया था। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर 5 अलग अलग कमरे थे, जिनमें से 2 दाईं तरफ और 3 बाईं तरफ थे। घुमावदार सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थीं। दूसरे फ्लोर पर भी 5 कमरे उसी ढंग से बनाए गए थे। विक्रम बोला, सभी कमरों में कुछ ज्यादा ही बड़े साइज के बिस्तर थे। अब उन्हें हटवाना बड़ा ही मुश्किल भरा काम था, और उस साइज के गद्दे भी यहां नहीं मिल सकते थे, इसलिए नॉर्मल गद्दे ही बिछवा दिए हैं। वैसे भी ज्यादा दिन तो यहां रुकना नहीं, उम्मीद है कि आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। अमर उसकी तरफ प्रशंसा के भाव से देखता हुआ बोला, तुमने बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है विक्की। मुझे भरोसा था कि तुम पहले आ जाओगे तो सारा इंतजाम अच्छे से करवा दोगे। वैसे शालिनी और माधव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अमर के इतना बोलने की देर थी कि वहीं पास के एक कमरे से दौड़ता हुआ 11 साल का माधव और उसके पीछे पीछे मुस्कुराती हुई शालिनी बाहर निकल आए। माधव दौड़ते हुए आया और सीधा विशाल के पेट पर एक मुक्का जड़ दिया। विशाल थोड़ा पीछे हटकर बोला, ओए, तू जब भी मिलता है तो मुझे मारने क्यों लगता है यार? बस ऐसे ही मजा आता है, माधव ने एक मुक्का और लगाते हुए कहा। शालिनी सबसे पहले सावित्री के गले लगी और मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, ये तो बड़ा अच्छा वेकेशन हो गया। सावित्री बोली, और नहीं तो क्या, अब तक मैं तो सिर्फ एक बार ही आई थी महल, और वो भी सालों पहले, जब ससुर जी का अंतिम संस्कार होना था। लेकिन बच्चे एक भी बार यहां नहीं आए, तो मैंने सोचा इन्हें भी लेती आऊं। जब पुश्तैनी जमीन बिकी रही है तो ये बेचारे कम से कम एक बार तो ये जान लें कि हमारा इतिहास क्या हुआ करता था। विक्रम बोला, अच्छा, अब आप लोग बैठिए। भाई साहब के कहने के बाद मैंने नए फर्नीचर मंगवाए थे। इनका कुछ पैसा तो वसूल हो, मैं तब तक किसी से चाय बनवाने के लिए बोलकर आता हूं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी थी। अमर, सावित्री और शालिनी जाकर सोफे पर बैठ चुके थे। विशाल और कनिका के अंदर तो इतने बड़े महल को देखकर जैसे नई ऊर्जा का संचार हो गया था। माधव उन्हें आगे उछल उछल कर हर एक कमरा दिखा रहा था। सावित्री और शालिनी भी अपनी बातचीत में व्यस्त हो गए थे। अमर अकेले बैठा महल के एक एक कोने को गौर से देख रहा था। वो किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बचपन का एक एक दृश्य उसके सामने जीवंत हो उठा था कि किस तरह से वो, विक्रम और उन दोनों की बड़ी बहन वीणा की किलकारियों से महल पूरे दिन गूंजता रहता था। बाहर बाग में वो किस तरह पेड़ों के पीछे लुका छिपी खेला करते थे। ये वो वक्त था जिसके बारे में याद करके अमर अक्सर भावुक हो जाया करता था, लेकिन उसके मन में उमड़ती भावनाएं चेहरे पर एक शिकन तक नहीं डाल पाती थीं, जिसके चलते कोई नहीं जान पाता था कि उसके मन में कैसी उथल पुथल मची हुई है। अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। ऐसा होते ही वो ख्यालों की दुनिया से वापस यथार्थ की धरती पर आ गया। एकदम से उसने खड़े होकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा
तो महल का पुराना नौकर बंसी खड़ा था। उसकी उम्र 65 वर्ष के आसपास थी। पतले दुबले बंसी ने ढीला ढाला कुर्ता पजामा पहन रखा था। चेहरे पर सफेद दाढ़ी और मूंछ में कुछ कुछ बाल काले अभी भी मौजूद थे। बंसी को देखकर अमर खुश होते हुए बोला, अरे बंसी काका आप? बंसी की आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने कहा, अमर बेटा, इतने सालों बाद भी पहचान गए? नौकरों को इतने समय तक कौन याद रखता है आजकल? कैसी बातें कर रहे हैं बंसी काका, आपकी गोद में खेले हैं हम सब। पिताजी के सबसे वफादार सेवक थे आप। अपने आप को नौकर कहकर कम से कम हमें तो शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, अब इस तरह की बातें ज्यादा नहीं करेंगे वरना मैं भावुक हो जाऊंगा। तुम लोगों के लिए जबरदस्त रसोइया का इंतजाम करवाया है। आज इतने सालों बाद राजघराने के सदस्यों के एक साथ यहां होने की खुशी में महल में दावत होगी। ये सुनकर अमर मुस्कुरा दिया। काला बैग हाथ में पकड़े बलविंदर ढलान से तेजी से उतरता सीधे उस बड़े से गेट के सामने जा पहुंचा था। अंदर से गेट खोलते हुए उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, आओ आओ बिल्लू महाराज, आपका ही इंतजार हो रहा है अंदर। बिल्लू उस व्यक्ति को देखते हुए बोला, अरे सत्तू, तू यहां क्या कर रहा है बे? सत्तू नाम की उस अधेड़ व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राजघराने के लोग इतने सालों बाद वापस महल में आए हैं। पूरे कस्बे में ये बात आग की तरह फैल चुकी है। हम लोग शुरू शुरू में तो साफ सफाई के काम के लिए आए थे, लेकिन बंसी चाचा के कहने पर घर के बाकी कामों में हाथ बटाने के लिए यहीं बने हुए सर्वेंट क्वार्टर में रुक जाएंगे। यह सुनकर बलविंदर की भौं हल्की सी तन गई। उसने धीमी सी आवाज में पूछा, मतलब रात के वक्त भी यहीं रुकोगे? डर नहीं लगेगा? सत्तू खिखियाते हुए बोला, क्या है भैया कि पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब थोड़े दिन में ही हम इतना कमा लेंगे जो कहीं और महीने भर दिहाड़ी करके भी ना कमा पाए। वरना हम लोगों का दिमाग थोड़े ही खराब है कि रात में इतना बड़ा रिस्क लेकर यहां रुके रहें। वैसे भी महल के अंदर तो सोना नहीं है, बाहर बने क्वार्टर में रहेंगे और कुछ गड़बड़ लगी तो यहीं से निकल लिया करेंगे। बलविंदर उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, वाह, मास्टर प्लान रेडी है। खैर हम चलते हैं। भगवान से मनाओ कि इनका काम जल्दी से जल्दी हो और ये लोग जल्दी यहां से निकलें। अगर ये डील फाइनल हो गई तो बहुत भारी कमीशन हाथ लगेगा। फिर वो तेजी से उस भव्य महल की तरफ बढ़ने लगा। वो जब मुख्य दरवाजे से हॉल के अंदर गया तो देखा कि पूरा परिवार सोफे पर बैठा उसकी राह देख रहा था। सब लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि अचानक से विक्रम की नजर दरवाजे के पास खड़े बिल्लू पर पड़ी। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, अरे बिल्लू, अंदर आओ ना। इसी के साथ बाकी सबका ध्यान भी बलविंदर की तरफ चला गया, जिसकी वजह से उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। बलविंदर धीमी आवाज में बोला, खड़े होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर वैसे, लेकिन धन्यवाद पूछने के लिए। बलविंदर सामने पड़ी लकड़ी की भारी सी कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। सावित्री ने उठकर चाय की केतली के जरिए कप भरते हुए बलविंदर की तरफ देखकर पूछा, आप चीनी तो लेते हैं ना बिल्लू भैया? बलविंदर जो इतनी मुश्किल से बैठा था, सावित्री को अपने लिए चाय निकालते देखकर एकदम से उठकर बोला, अरे आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? मैं ले लेता अपने लिए। बलविंदर की हरकतें देखकर अमर ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। पीछे खड़ा बंसी हंसते हुए बोला, इन लोकल लोगों का कुछ नहीं कर सकते अमर बेटा। ये सब तुम लोगों के सामने इसी तरह का अजीब बर्ताव करेंगे जैसे तुम लोग अभी भी राजा महाराजा हो और ये तुम्हारी प्रजा। इसमें इनकी भी गलती नहीं है। अब इतने सालों से आपके पूर्वजों ने ये छवि बनाकर रखी है तो कोई क्या करे। आप लोगों से पहले जितने लोग थे उन सभी का राज्याभिषेक हुआ और वे राजा बने। बस इस पीढ़ी के बाद से कोई राजा नहीं होगा। लेकिन लोगों की सोच में तो ये बात काफी अंदर तक घुसी हुई है, इसे जाने में समय लगेगा। अमर ने बलविंदर की तरफ देखकर कहा, बिल्लू महाराज, कृपया करके अपने आसन पर पधारें
और हम लोगों से उसी तरह बातचीत करें जैसे सामान्य लोग आपस में करते हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि हम इस महल को बेचने आए हैं, इसीलिए आपको या किसी और लोकल व्यक्ति को हमें इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं जितना आपने हमारे बाकी पूर्वजों को दिया है। बलविंदर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, अरे नहीं अमर जी, महल बिक जाएगा तो क्या हुआ, वंश तो आगे बढ़ता ही रहेगा। आप इस सच को तो नहीं बदल पाएंगे कि आप महान राजा आलोक सिंह के वंशज हैं। अमर ये सुनकर बोले, हाँ वैसे तो ये बात सही है। खैर ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि दूसरी पार्टी से तुम्हारी क्या बात हुई। इतनी अफवाहें फैली हुई हैं इस महल को लेकर, इन सबके बीच एक विदेशी खरीदार कहां से मिल गया तुमको? मुझे नहीं लगा था कि इस महल को कोई इतनी बड़ी रकम देने को तैयार होगा। अरे सर, अमेरिका में रहते हैं लेकिन है भारतीय ही। विक्रम ने उत्सुकतावश पूछा, इसका मतलब एनआरआई हैं? नहीं सर, बलविंदर बोला, कुछ साल अमेरिका में रहकर कमाई की, लेकिन अब वापस भारत आकर बसना चाहते हैं। उनके पास रेस्टोरेंट की एक चेन खोलने का प्लान है। आपके महल को भी रिनोवेट कराकर एक रेस्टोरेंट की तरह डेवलप करेंगे। टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने के साथ साथ ये एक रेस्टोरेंट की तरह काम भी करेगा। रेस्टोरेंट भी 8 बजे तक खुला रहेगा और उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, ताकि भूत प्रेत की अफवाहों का असर धंधे पे ना पड़े। उल्टा हॉन्टेड जगहों के नाम होने के कारण यहां थ्रिल के लिए लोग आना पसंद करेंगे। अमर ने खुश होकर कहा, वाह, ये लोग जो भी हैं, इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी तो बहुत बढ़िया है। मैं पर्सनली जल्द से जल्द इनसे मिलना चाहूंगा। इसीलिए तो आप लोगों को जल्द से जल्द यहां बुलाया, क्योंकि वे लोग इंडिया आकर सबसे पहले महल की रॉयल फैमिली यानी आप लोगों से मिलना चाहते थे और एक बार खुद से पूरी जगह का मुआयना करना चाहते थे। बस 3-4 दिन के अंदर वे भी यहां आ जाएंगे। उसके बाद उनसे मिलकर डील फाइनल कर लेंगे और काम खत्म। विक्रम खुश होकर बोला, वाह यार बिल्लू, इस बार तेरा तीर निशाने पर बैठ ही गया। बस एक बार ये महल बिक जाए तो उसके बाद कोई यहां रेस्टोरेंट बनवाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हमें भला क्या मतलब। क्यों, सही बात ना भाई साहब? अमर एक बार फिर अपने विचारों में डूब गया था, जिसकी वजह से विक्रम का सवाल उसे पहली बार में सुनाई नहीं दिया। तो विक्रम ने दोबारा थोड़ी तेज आवाज में पूछा, क्यों, मैंने सही कहा ना भाई साहब? हाँ हाँ हाँ, सही कहा तुमने, अमर ने एकदम से बोल दिया। वो विक्रम को बताना नहीं चाहता था कि वो अपनी सोच में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे उसका सवाल सुनाई तक नहीं दिया था। बलविंदर चाय खत्म करते हुए बोला, ठीक है फिर मैं चलता हूं। बंसी बलविंदर को छोड़ने बाहर तक चला गया। बाहर आकर उसने ऐसे राहत की सांस ली जैसे अंदर न जाने उसका कितना दम घुट रहा हो। बंसी पीछे से आकर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, अरे क्या हो गया था तुझे बिल्लू? उनसे ऐसे डर कर बात क्यों कर रहा था, जैसे खा ही जाएंगे तुझे? बलविंदर उसकी तरफ देखकर बोला, देखो चचा, ऐसा है, आपकी तरह इन लोगों को बचपन में गोदी में तो खिलाया नहीं हमने। अब रॉयल फैमिली का वैसे भी इस एरिया में इतना भौकाल है कि इतना विचलित होना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन ये लोग यहां रहना क्यों चाहते हैं, ये पता होने के बावजूद कि रात में महल में कोई नहीं रुकना चाहेगा? इनके चक्कर में अब आपको भी घर छोड़कर यहां सर्वेंट क्वार्टर में रुकना पड़ेगा। बंसी ने जवाब दिया, अरे कुछ दिन की बात है बेटा। वैसे महल के बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई हैं, इनमें से कौन सी सच है और कौन सी झूठ, इस बात का फैसला कैसे होगा? मैं तो कई दफा रात के वक्त महल की तरफ आता हूं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन बहुत से लोगों को तो अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसका क्या? मुझे लगता है कि महल के पीछे का जो जंगल का इलाका है, वहां से जब तेज हवाएं चलती हैं तो पत्तों से टकराकर एक सरसराहट जैसी आवाज करती है। लोगों को लगता होगा कि महल में कोई प्रेत टहल रहा है। अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जिससे तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती। बलविंदर कुछ देर सोचकर बोला, हाँ, होने को तो यह भी हो सकता है। खैर, अपने को क्या, जल्दी से यह महल बिके और अपनी बला टले।
अच्छा, तो चलते हैं चाचा। इतना कहकर बलविंदर उल्टे पांव महल के उस बड़े से लोहे के गेट से बाहर निकल गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी